नमस्कार साथियों, आज शुरू करने जा रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगला भाग। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों जो हैं कंप्लीट हैं हमारे चैनल पर, तो आप जा करके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल यानी कि उद्देशिका का, हमारे संविधान की उद्देशिका जो है उस पर बात करेंगे। तो चलिए डिटेल डिस्कशन करते हैं इस पर। तो यहाँ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स। क्या क्या सिक्योर किया है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये चार वर्ड हैं जो सिक्योर किए हैं हमारी कंट्री ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने। इसमें तीन वर्ड जो हैं वो 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय, तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। वो तीन वर्ड हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। हालांकि सोशलिस्ट वर्ड जो है ये पहले से हमारे संविधान के अंदर इंक्लूड था। हम कहेंगे कि अगर इसकी भावना पढ़ेंगे तो सोशलिस्ट वर्ड था, लेकिन इसको प्रीएम्बल में भी ऐड कर दिया गया। और इसी तरह सेक्युलर, ऐसा नहीं है कि सेक्युलर वर्ड होने से पहले, प्रीएम्बल में सेक्युलर वर्ड ऐड करने से पहले, ये मैंने बताया ना, तीन वर्ड जो है 1976 के 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। तो सेक्युलर वर्ड प्रीएम्बल में ना होने का मतलब ये नहीं कि हमारा देश इससे पहले सेक्युलर नहीं था। हमारा देश शुरू से सेक्युलर है, ये हमारी संविधान की मेन भावना है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें सबसे ऊपर रखा गया है सेक्युलर को। तो लेकिन इस शब्द को बाद में प्रीएम्बल में भी, उद्देशिका में भी जोड़ दिया गया। ठीक है, सेक्युलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, यानी कि किसी भी स्टेट का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी धर्म को ना तो स्टेट पालन करता है ना ही प्रमोट करता है। ठीक है, और इसके बाद जो मैंने चार मेन इसके बेसिक्स बताए आपको, जस्टिस यानी कि न्याय, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी समता, सबके बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, और फ्रेटर्निटी यानी कि सब व्यक्तियों में ब्रदरहुड बढ़ानी, बंधुता बढ़ानी है। ठीक है, तो ये चार वर्ड आपको, जस्टिस तीन तरह का है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। मैं याद करने के लिए आपको समझा रहा हूं पूरा। जस्टिस है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीन तरह के जस्टिस हैं। सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए, और पॉलिटिकली तो जस्टिस होना ही चाहिए। सामाजिक न्याय क्या है, चलिए अभी आगे बात करते हैं इन पे सारे पॉइंट्स पर। ठीक है, तो ये 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया। यही तारीख हमारी उद्देशिका में, प्रीएम्बल में लिखी हुई भी है कि 26 नवंबर 1949 को हम इसको अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि अडॉप्ट, अनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप कहोगे कि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं अपना? तो इस कंफ्यूजन के लिए आप पिछली वीडियो जाके देखिए, हमारे ही चैनल पर पड़ी है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा भाग। ठीक है, उसमें साफ साफ बताया गया है आपको कि क्यों ये दो तारीखें आई, कहाँ से दो डेट्स की हिस्ट्री क्या है। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान पारित हो गया था, तो क्यों 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान पारित किया गया, 26 नवंबर को केवल उसके कुछ आर्टिकल्स को ही पारित किया गया। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं हम अपने संविधान के बारे में। तो सबसे पहला संविधान विश्व में प्रीएम्बल को इंट्रोड्यूस करने वाला अमेरिकन था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। बाद में ये नहीं, जब हमने अपना संविधान बनाया तब केवल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रीएम्बल था। प्रीएम्बल की जो नीति है, जो एक कह सकते हैं मर्यादा है, वो शुरू की थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, अमेरिकी संविधान में सबसे पहले उद्देशिका का निर्माण किया गया था। उसके बाद बाकी देशों ने भी फॉलो किया, और यही प्रैक्टिस हमारे देश ने भी फॉलो की। ठीक है, प्रीएम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। मैंने जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे या पहले भाग में आपको बताया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान सभा के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखे थे कि हमें हमारा संविधान किस तरह का चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था, और उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमारी संविधान सभा ने चर्चा करने के बाद पास कर दिया था। उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आधार रखते हुए हमारा प्रीएम्बल का गठन हुआ है, हमारा प्रीएम्बल बना है। ठीक है, ये प्रीएम्बल सिर्फ और सिर्फ आज तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है। प्रीएम्बल का जो संशोधन है वो केवल एक बार हुआ है आज तक, और वो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। मैं आपको पहले बता चुका हूं, इंदिरा गांधी जी ने किया था ये। ठीक है, इसमें तीन वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और संविधान को हमारे अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को ही प्रीएम्बल भी अडॉप्ट किया गया था। अब आप कहोगे ये दोनों अलग अलग चीजें क्यों हैं?
क्योंकि प्रियम्बल जो है वो सबसे बाद में बना था। पहले सारे संविधान का निर्माण हो गया, उसके बाद प्रियम्बल का निर्माण हुआ, उसके बाद उद्देशिका का निर्माण हुआ। तो उद्देशिका को अलग से पारित किया गया, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रियम्बल है ये भी 26 नवंबर 1949 को संविधान के अलग पारित करके जोड़ा गया था, ठीक है। ये हमारे नेचर को आइडेंटिफाई करता है, क्लियर करता है। प्रियम्बल क्या नेचर है हमारे देश का? सोवेरियन है, सोशलिस्ट है और डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर रिपब्लिक है, ठीक है। तो ये 5 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, सेक्युलर है, सोवेरियन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। अभी इन 5 वर्ड का अलग अलग मीनिंग भी समझाएंगे, एक एक वर्ड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो सोवेरियन का क्या मतलब है? सबसे पहला वर्ड आता है सोवेरियन, है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवेरियन। सोवेरियन का मतलब है कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है ना। इंडिया किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं है अब से, यानी कि इंडिया जो भी करेगा, चाहे वो इसके एक्सटर्नल अफेयर्स हो, यानी कि विदेशों के साथ संबंध हो, या इसके खुद के अफेयर्स हो, अपने अफेयर्स हो, सारा कुछ इंडिया जो है खुद पर डिपेंड होगा और किसी भी दूसरे नेशन का डोमिनियन नहीं होगा। कोई भी दूसरे नेशन का इस पर अधिकार नहीं होगा। किसी दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति यहाँ का राजा अपने आप को घोषित नहीं कर सकता या यहाँ के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले क्या था, ब्रिटेन के राजा की हुकूमत चलती थी ना। ब्रिटेन का जो है राजा वो अपने आप को किंग ऑफ इंडिया कहता था, तो वो उपाधि भी छीन ली गई थी इसके बाद, ठीक है। इसी में एक उस समय कंट्रोवर्सी भी हो गई थी जब 1949 ने इंडिया ने कॉमनवेल्थ को की फुल मेंबरशिप ले ली थी, है ना। इंडिया ने 1949 में कॉमनवेल्थ की फुल मेंबरशिप ले ली थी, ठीक है। फुल मेंबरशिप कॉमनवेल्थ ग्रुप की ले ली थी। अब कॉमनवेल्थ का जो हेड होता है वो ब्रिटेन का किंग होता है। कॉमनवेल्थ का जो हेड है वो कौन है? ब्रिटेन का किंग है, ठीक है। अब ब्रिटेन का किंग जब कॉमनवेल्थ का हेड है तो उस समय कंट्रोवर्सी ये हो गई थी कि भाई हम जो है अभी भी ब्रिटेन को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम कॉमनवेल्थ को अपनी मर्जी से ज्वाइन कर रहे हैं और कभी भी अपनी मर्जी से उसको छोड़ भी सकते हैं, कभी भी अपनी मर्जी से उसको लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट टर्म मैंने आपको पहले भी बताया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है हमारे संविधान में, ठीक है। अच्छा, ये जो सोशलिस्ट कंटेंट है ना, सामाजिक सोशलिस्ट कंटेंट जो है हमारे देश का, वो पहले से है हमारे संविधान में, ठीक है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे संविधान के, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे स्टेट को पहले से ही ऑर्डर देते हैं कि आपको ऐसी नीतियां बनानी हैं जो सोशलिस्ट हो नेचर में, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये बताते हैं, लेकिन ये टर्म जो है ये हमारे प्रियम्बल में नहीं था, सोशलिस्ट टर्म। हालांकि इंडिया का जो सोशलिज्म है वो अलग है, कम्युनिज्म सोशलिज्म से अलग है, ठीक है ना। हमारे इंडिया का जो सोशलिज्म है वो कम्युनिज्म सोशलिज्म से अलग है। हमारा कैसा सोशलिज्म है? हमारा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। हमारा सोशलिज्म है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। अब आप कहोगे सर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्ट सोशलिज्म से क्या फर्क है? तो जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है इसका मतलब है सारा कुछ नेशनलाइज होना चाहिए, सभी कुछ राष्ट्रीयकृत होना चाहिए, यानी कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वही सब कुछ ओन करे, है ना। ओनर जो है वो कौन हो? वो गवर्नमेंट हो हर एक चीज का, ठीक है। ओनर हर एक चीज का गवर्नमेंट होना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या है? डेमोक्रेटिक में ये है कि हर एक चीज का ओनर गवर्नमेंट तो नहीं है, बट कुछ चीजों का, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट जो हैं वो दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करें, यानी कि पब्लिक भी हो, एज पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट ओन्ड भी चीजें हों और प्राइवेट का मतलब प्राइवेट ओन्ड भी हो। अब जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में, चलिए एक रोडवेज का एग्जांपल लेते हैं। रोडवेज कैसा है? रोडवेज सरकारी बसें भी चलती हैं, है ना, पब्लिक रोडवेज भी है और प्राइवेट बसेस भी चलती हैं, तो दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं ना। तो डेमोक्रेटिक जो हमारा सोशलिज्म है इसका टोटल जो मतलब है वो ये है कि हमें इरेडिकेट करना है पॉवर्टी को,
ठीक है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अलाउ करना है। हालांकि जो 1991 की हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी, ठीक है ना, जिसमें हमने किसको बढ़ावा दिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तब से हम क्या कर रहे हैं, अब प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोशलिज्म को हमने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इसके बाद है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मैंने आपको बता ही दिया, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को एग्जिस्ट करें, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करें, है ना, फिर दोनों में कंपटीशन हो, भाई जो बेहतर सर्विसेज देगा वही तो आगे जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल BSNL है ना, BSNL कैसा है, एक पब्लिक टेली सर्विस प्रोवाइडर है ना, और बाकी के प्राइवेट भी हैं, जैसे वोडा है ना, एयरटेल है, अभी जियो भी आ गया है। तो ये सारे क्या हैं, प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर हैं। तो सरकारी भी एग्जिस्ट कर रहा है, प्राइवेट भी, लेकिन जो मार्केट की सही नब्ज को पकड़ेगा और जो सही ढंग से अपनी पॉलिसीज चलाएगा वही तो एग्जिस्ट करेगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट ओन्ड कंपनीज हैं वो अपना मार्केट बढ़ाती जा रही हैं, है ना। तो इस तरह से जो है हमारा कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर डेंट पड़ रहा है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉवर्टी को एबोलिश करना है और जो रिच और पुअर के बीच में गैप है उसको खत्म करना है ना। जो गवर्नमेंट ओन्ड जो भी एंटरप्राइज होगा उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होगा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा सेवाएं कैसे प्रदान करें। जैसे आपने देखा होगा, हमने अभी एग्जांपल लिया रोडवेज का, है ना, रोडवेज में चाहे 2 लोग बैठते हों चाहे 3 लोग बैठे हों, उसे एक निश्चित रूट पर चलना ही चलना है। जबकि प्राइवेट बसेस जो हैं वो कब चलेंगी, उनका कोई निश्चित टाइम नहीं है, वो कहेंगे कि हमारी बस भरेगी तब हम चलेंगे, यानी कि टोटली प्रॉफिट बेस्ड है। लेकिन जो पब्लिक कोई भी एंटरप्राइज होता है वो प्रॉफिट को प्रेफरेंस नहीं देता, उसे प्रॉफिट नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, लोगों की लाइफ अच्छी हो, जिस काम के लिए उसे बनाया गया है वो काम हो, है ना। तो ये भी फर्क है। तो इसलिए प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक एंटरप्राइजेस भी होनी चाहिए। ये क्या करती हैं, सेवाओं को उन लोगों तक भी पहुंचाती हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद है सेक्युलर। मैंने आपको बताया सोशलिज्म के साथ साथ सेक्युलर वर्ड भी ऐड किया गया था। कैसे, 42वें संविधान संशोधन से। 42वां संविधान संशोधन असल में बहुत बड़ा संविधान संशोधन था। ये भी कहा गया था कि 42वें संविधान संशोधन ने पूरा संविधान का प्रारूप ही बदल दिया था। हालांकि इस संशोधन के कई सारे संशोधनों को बाद में मोरारजी देसाई की जो सरकार आई थी उसने खत्म भी कर दिया था 43 अमेंडमेंट से। तो ये आगे पढ़ेंगे संविधान में, और कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन ने सेक्युलर टर्म भी ऐड किया था। सेक्युलर ऐसा नहीं है, पहले सेक्युलर था नहीं हमारा देश, है ना। सेक्युलर तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, यानी कि आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, ये चारों आर्टिकल ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म, किसी भी धर्म को मानने की या किसी धर्म को ना भी मानने की, अगर कोई नास्तिक भी है, किसी धर्म को नहीं भी मानता है, तब भी हमारा जो संविधान है या हमारा जो देश है उसका कर्तव्य है कि वो उसको भी उतनी ही सुरक्षा प्रदान करे जितनी किसी धर्म को मानने वाले को करता है। तो सेक्युलर का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी भी धर्म को आज़ादी हो, जबकि ये भी है कि अगर कोई किसी धर्म को नहीं मानता है तो उसे भी पूरी आज़ादी हो। ठीक है, तो हमारे देश में ऐसा नहीं कि सेक्युलर टर्म प्रीएम्बल में ऐड होने के बाद ही हमारा देश सेक्युलर बना। हमारा देश पहले से सेक्युलर था और ये हमारे संविधान निर्माता ने बहुत ही ध्यान रखा इस चीज़ का, और पहले से ही फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक ये चीज़ें जो हैं वो ऐड कर दी थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है प्रीएम्बल आल्सो डिक्लेयर्ड आवर स्टेट एज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक स्टेट भी डिक्लेयर कर रखा है। डेमोक्रेटिक स्टेट क्या है, डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है। ठीक है, अभी बात करते हैं, डेमोक्रेसी होती है 2 तरह। डेमोक्रेसी मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है, यानी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से। ठीक है, तो प्रीएम्बल जो है हमारे देश को डेमोक्रेटिक भी डिक्लेयर करता है। डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 टूल होते हैं। ठीक है, 4 टूल कौन कौन से होते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड।
अब देखते हैं रेफरेंडम क्या होता है। रेफरेंडम होता है कि वहाँ की जो संसद है वो किसी भी कानून को, ठीक है, कोई किसी भी कानून को बनाने से पहले, उसको पारित करने से पहले कानून को लोगों के सामने रखती है ना, और फिर उस पर रेफरेंडम कराती है यस और नो में। रेफरेंडम का मतलब होता है वहाँ के लोग वोट करेंगे यस और नो में कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसे कहते हैं रेफरेंडम, ठीक है, लोगों की राय को जानना यस और नो में। इसके बाद बात करते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है कि वहाँ की जनता भी कुछ इनिशिएट कर सकती है। अभी मैंने आपको बताया रेफरेंडम में क्या है कि ऊपर से कुछ आया कानून, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर रेफरेंडम हुआ यस और नो में, और लोगों ने बताया कि होना चाहिए या नहीं। लेकिन नीचे से भी लोग भी कोई कानून बने इसके लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं, और उस इनिशिएटिव को कहाँ रख सकते हैं, अपनी पार्लियामेंट के सामने रख सकते हैं, ठीक है, उस इनिशिएटिव को अपने पार्लियामेंट के सामने रख सकते हैं। और जो तीसरा है वो है रिकॉल। रिकॉल का मतलब हुआ, अभी ये जो लोकपाल बिल था बहुत सारा धरना भी हुआ, तो उसमें एक क्या कंडीशन थी कि एक रिकॉल का भी ऑप्शन देना चाहिए। अभी तक हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट डेमोक्रेसीज है उसमें होता है रिकॉल का ऑप्शन। रिकॉल का ऑप्शन क्या होता है कि आप अपने किसी भी नेता को जिसको आपने चुना है उसको आप वापस बुला सकते हैं, है ना। हमारा काम ढंग से नहीं कर रहा, हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वोटिंग होगी और उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल लें, हम लोग अपने यहाँ से कोई आपने एमएलए चुने, विधायक चुने, और वो विधायक जो हैं आप वहाँ की जनता सेटिस्फाइड नहीं है अपने विधायक से। जब अपने विधायक से सेटिस्फाइड नहीं होगी तो आप लोग वोट कर सकते हैं, दोबारा वोट कर सकते हैं, वोटिंग होगी। अगर उन विधायक के खिलाफ 51% वोट पड़ जाते हैं तो उन विधायक जी को अपनी विधायकी छोड़नी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये होता है रिकॉल का, यानी कि पहले लोगों ने ही चुन करके भेजा, लेकिन टर्म पूरा होने से पहले अगर उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है इस पद के लिए, तो लोग ही उनको वापस भी बुला सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रिकॉल। प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड भी लोगों की राय जानने का एक टूल है। किसी भी बिंदु पर लोगों से राय पूछी जाती है। रेफरेंडम में मैंने आपसे क्या पूछा, यस और नो, है ना, लेकिन प्लेबिसाइड में क्या है, राय रखते हैं इन सेंटेंसेस। जैसे वो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 4 ही ऑप्शन है, 4 में से एक टिक करना है। लेकिन सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पूरा रीजंस बताने होते हैं अपने, जो भी आपने स्टैंड लिया है या किसी के बारे में भी। तो इस तरह से प्लेबिसाइड जो है वो वाला उसका नेचर है, जिसको कह सकते हैं सब्जेक्टिव पेपर है। तो पूरी डिटेल्स के साथ अपनी राय रखते हैं लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारी जो मैंने बताया 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें क्या है, जो एग्जीक्यूटिव चुन के भेजते हैं वो लेजिस्लेचर, वो उन कानूनों को बनाने के प्रति जवाबदेह हैं, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी पहले हम लोगों को चुनते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ, जहाँ कानून बनते हैं वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और वही लोग ये तय करते हैं हमारे द्वारा चुने गए कि हम पर कौन सा कानून लगेगा या कौन सा कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके सर्टेन ग्राउंड्स क्या हैं, ठीक है। ग्राउंड्स हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार होना चाहिए, हम किसी में भी भेदभाव ना करें, तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये नहीं कहें कि जो साल में 2 लाख रुपए कमाता है वही वोट दे सकता है। हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, या कोई किसी भी जाति से बिलोंग करता है, धर्म से बिलोंग करता है, ठीक है, किसी भी लिंग का है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसको एक वोट देने का अधिकार है। तो हमारी डेमोक्रेसी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर चलती है। दूसरा है पीरियडिक इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं लोकसभा के लिए और हर 5 साल बाद विधानसभा के लिए, ठीक है। लॉ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जो लोग चुन के जाते हैं वो हमारी जुडिशरी को नहीं कह सकते कि आप ये करें या वो करें, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, कानून का राज ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कानून का राज नहीं होगा तो क्या होगा, जो लोग ज़्यादा प्रभावशाली होंगे वो कानून से ऊपर हो जाएंगे,
है ना, तो वो कोई अगर पाप भी करते हैं या कोई गुनाह भी करते हैं तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन जो कम प्रभावशाली होगा उसको सज़ा मिलेगी। तो ये तो कानून का नहीं हुआ ना। तो हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है। कई लोग गए हैं ना विदेश में भाग करके, जो विदेशों में भाग करके गए हैं उन लोगों के लिए भी कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है वो की गई है उनके ऊपर, और उन्हें वापस लाया जाएगा चाहे वो कितने भी अमीर थे। तो इस तरह से कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। तो ये हमारे डेमोक्रेसी के कुछ ग्राउंड्स हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम रिपब्लिक वर्ड के बारे में। अब तक हमने 4 वर्ड्स के बारे में बात कर ली। सोवेरियन यानी कि हमारा कंट्री जो है वो किसी का भी डिपेंडेंट स्टेट नहीं है, ना ही किसी दूसरे का डोमिनियन है, ना ही किसी विदेश की किसी ताकत का कोई भी हमारे देश के ऊपर हुकूमत है ना। इसका अर्थ हो गया सोवेरियन का। सोशलिस्ट का मतलब है कि हम जो है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों एंटरप्राइजेज हैं। अकेले सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, केवल पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, केवल सरकारी चीज़ें ही जो हो सकती हैं, प्राइवेट चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं। इसके बाद सेक्युलर। सेक्युलर मैंने आपको बता दिया कि देश का कोई धर्म नहीं है, उसे कहते हैं सेक्युलर। ठीक है, डेमोक्रेटिक मैंने आपको बता दिया 2 तरह की डेमोक्रेसीज होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, एक तरह से आप कह सकते हो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम जिन लोगों को चुन के भेजते हैं वो लोग जो है डिसाइड करते हैं कि कौन से कानून बनेंगे और कौन से नहीं। अब बात करते हैं हम रिपब्लिक के बारे में। ठीक है, अब हमारी जो डेमोक्रेटिक कोई भी पॉलिटी है वो 2 भागों में बढ़ सकती है। ठीक है, उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं, एक मोनार्की और दूसरा रिपब्लिक। ठीक है, मोनार्की में क्या होता है कि किसी एक खानदान को ये कह दिया जाता है, या वो अगर पहले से भी है तो वही हेड ऑफ स्टेट रहेगा, यानी कि कोई भी कानून उसके साइन के बिना पारित नहीं माना जा सकता, है ना। तो वो हो गई मोनार्की हेड ऑफ स्टेट। कई सारी कंट्रीज में मोनार्की हेड ऑफ स्टेट है, जैसे ब्रिटेन। ब्रिटेन तो हम पे राज करता था ना, तो हम लोग आसानी से समझ भी सकते हैं। तो ब्रिटेन में क्या है, एक ही खानदान है, उसी से राजा या रानी चुना जाता है, और वही उसी राजा और रानी के साइन से ही कोई भी कानून लागू होता है ना। अच्छा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट जो है वो चुना जाता है लोगों के द्वारा, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे यूएसए में क्या है, हेड ऑफ स्टेट डायरेक्टली इलेक्ट होता है, हेड ऑफ स्टेट डायरेक्टली चुना जाता है वहाँ का प्रेसिडेंट। लेकिन इंडिया में इनडायरेक्टली चुना जाता है हमारा प्रेसिडेंट, एक फिक्स टर्म के लिए चुना जाता है, ये नहीं आजीवन वही बना रहेगा। जैसे ब्रिटेन की महारानी जब तक अपनी पूरी उम्र पूरी नहीं करेंगी तब तक वही महारानी रहेंगी, उन्हीं के साइन से ही कानून बनेंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक होता है उसमें ऐसा नहीं होता। रिपब्लिक 2 तरह के हैं ना, मोनार्की और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है वो 2 तरह की हो सकती है, मोनार्की और रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में एक फिक्स टर्म के लिए चुना जाएगा कोई भी जो राष्ट्राध्यक्ष है, हेड ऑफ स्टेट है, और उस टर्म के एक्सपायर होने से पहले नए राष्ट्राध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा और पुराना राष्ट्राध्यक्ष चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया रिपब्लिक। तो हमारा देश कैसा है, रिपब्लिक है। तो ये 5वें वर्ड का भी हमने मीनिंग अच्छी तरह से समझ लिया। ठीक है, अच्छा, रिपब्लिक का से हम 2 चीज़ें और समझ सकते हैं। एक तो जो पॉलिटिकल सोवेरेनिटी है, ठीक है, वो पीपल के हाथों में है, लोगों के हाथों में है, यानी कि हमेशा एक ही राजा नहीं बना रहेगा, लोगों में से कोई भी चुन करके राजा बन सकता है। और दूसरा है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास। ठीक है, यानी कि कोई भी क्लास प्रिविलेज नहीं है। जैसे इंग्लैंड में एक खानदान है जो हमेशा राजा रहेगा, तो अब उसके पास विशेष पावर आ गई ना, उसके पास प्रिविलेज है, वो दूसरे जो सामान्य लोग हैं उनसे ऊंचे हो गए। तो अगर हम एक रिपब्लिक हैं तो हमारे यहाँ कोई ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता, है ना, कोई भी कल को चुन करके हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। तो ये रिपब्लिक का वर्ड हो गया। ठीक है, मीनिंग हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जस्टिस। ठीक है, अब जस्टिस के 3 गोल्स हैं, 3 गोल निर्धारित किए गए हैं हमारे जो प्रीएम्बल में। पहला है सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस क्या है, यानी कि सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय को आप कहोगे कि सर क्या मतलब सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय का मतलब है हम किसी को भी भेदभाव नहीं करेंगे उसके सामाजिक स्तर के ऊपर, यानी कि वो किसी भी समाज से आता हो,
किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, हम उसके साथ वो भेदभाव नहीं करेंगे। तो यह है सामाजिक न्याय। पहले क्या होता था कि एक कुआं है, इससे तो संभ्रांत लोग पानी भरेंगे, और एक दूसरा कुआं है जिससे बाकी के लोग पानी भरेंगे। तो ये क्या है? ये सामाजिक अन्याय है, सामाजिक भेदभाव है। इस सामाजिक भेदभाव को हमें खत्म करना है ना। इसीलिए तो स्कूल्स का सिस्टम लागू किया गया। अब स्कूल में क्या है? स्कूल में सब लोग इक्वली ट्रीट होते हैं, कोई भी किसी का दोस्त हो सकता है। स्कूल से अच्छा सामाजिक न्याय कहीं देखा ही नहीं मैंने। बाद में जब लोग बड़े हो जाते हैं, उनके दिलों में जो है वो एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव आ जाता है सामाजिक स्तर के ऊपर। लेकिन स्कूल में कोई भी किसी का दोस्त हो सकता है। कोई छोटा बच्चा किसी दूसरे से पूछता ही नहीं किस जाति धर्म के हो आप, कोई मतलब ही नहीं होता उन्हें। तो स्कूल से अच्छा सामाजिक जो परिदृश्य है वो कहीं नहीं दिखता। ये तो एक एग्जाम्पल था इसका। तो ये सामाजिक न्याय है, ठीक है। अभी दूसरा न्याय क्या है? दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। अब इकोनॉमिक जस्टिस है कि किसी की भी आर्थिक स्थिति देख करके कानून उस पर फैसला नहीं करेगा। यानी कि यदि कोई गरीब है तो उसके लिए कानून अलग, और यदि कोई अमीर है उसके लिए कानून अलग, ऐसा नहीं होगा। इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में भी यही है कि उसको जो है वो न्याय मिले पॉलिटिकली भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये जो 3 जस्टिस का कंसेप्ट है, ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया था, जो 1917 में हुआ था। रशियन रेवोल्यूशन से हमने ये जो है वो लिया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है ये जो तीनों जस्टिस हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो इसका फुलफिल करते हैं, ठीक है। प्रीएम्बल में जितनी भी चीज़ें हैं ये अपने आप में कानून सम्मत नहीं है। इनके बेसिस पर कोई भी जाकर के कोर्ट में ये केस नहीं कर सकता कि राज्य ने मुझे ये नहीं दिया। जैसे यहाँ लिखा है ना, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो कोई जाके अब केवल इस बेस पर लड़े कि ये संविधान की उद्देशिका में लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा है, तो इसलिए मुझे इसका न्याय चाहिए, ऐसा नहीं है। इन हर एक शब्दों के लिए हमारे संविधान में कोई ना कोई आर्टिकल तय किया गया है। तो ये जो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है, ये तीनों जस्टिस जो हैं वो हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों में निहित है। तो फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर आप कानून में कोर्ट में जा सकते हो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कोई भी हो सकता है वो अन्याय, सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब लिबर्टी की बात करेंगे, ठीक है। लिबर्टी मतलब आज़ादी। लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की किसी एक्टिविटी पर भी कोई भी बंधन लगाना लिबर्टी के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। अब वो लिबर्टी है कौन कौन सी? लिबर्टी, जैसा कि हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा है, थॉट की, सोच की, थॉट मतलब उसके विचारों के लिए आज़ादी है। कुछ भी आप अपना सोच सकते हैं, विचार, एक्सप्रेशंस, कोई भी बात रख सकते हैं आप किसी के भी सामने, बिलीफ, किसी को भी मान सकते हैं, फेथ और वर्शिप, ठीक है। इन चीज़ों की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन हर एक चीज़ पर क्या है? आज़ादी किसी दूसरे को, तो ऐसी आज़ादी जो किसी दूसरे की आज़ादी में इंटरफेयर ना करे, वही लिबर्टी तो रियल मायनों में लिबर्टी है। आप कोई कहे मुझे तो आज़ादी है, संविधान ने दी है ना, और जाकर के सड़क के बीच में क्या कर दे? पोल लगा दे, रास्ता बंद कर दे, है ना, कि भाई मेरे लिए तो ये आज़ादी है। मगर उसकी वो आज़ादी दूसरे लोग जो जिनको उस सड़क पर चलने के लिए आज़ादी है, उनकी आज़ादी को रोक रही है। तो हमेशा आज़ादी पर भी एक तरह से प्रतिबंध होता है, तभी वो आज़ादी रियल मायनों में, असल मायनों में आज़ादी होती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट, जो आइडिया ऑफ लिबर्टी हैं ये हमने लिए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 है ना। एक लिबर्टी, अभी साइड में आपको दिख भी रहे होंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये देखिए, जस्टिस वाला तो हमने कर लिया, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड कहाँ से लिए गए? ये तीनों वर्ड लिए गए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है, जो हुआ था 1789 और 1799 के बीच, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने ये तीनों वर्ड लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लिए हैं। लिबर्टी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, ठीक है। अभी इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये जो है इक्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है। टर्म
अब इसमें इक्वालिटी लिखा गया, इक्वालिटी है, ठीक है। टर्म इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन और टू एनी इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष और किसी भी सेक्शन को, जो भी सोसाइटी का सेक्शन हो, है ना, उस किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सब इक्वल हैं। अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा है तो वो चाहे, जैसे पुराने समय में होता था ना कि फ्रांस में या और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में, कि अगर किसी सामंत ने, सामंत बोलते थे जो जमीनों पे खेती कराया करते थे, अगर किसी सामंत ने कोई गुनाह किया तो उसके लिए कानून अलग होता था। चर्च के पादरी ने कोई गुनाह किया उसके लिए कानून अलग होता था, है ना। और जो नोबल क्लास है उन्होंने कोई गुनाह किया उसके लिए कानून अलग होता था। तो हर एक क्लास के लिए अलग कानून। लेकिन ऐसा हमारे संविधान में नहीं था। हमारे संविधान ने कहा कि चाहे कोई किसी भी क्लास, सोसाइटी की किसी भी क्लास से आता हो, उच्च वर्ग से आता हो, निम्न वर्ग से आता हो, या वो कोई भी इंडिविजुअल हो, ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल है वो मंत्री हो गए तो उनके लिए कानून अलग हो गए, ऐसा नहीं होगा। सभी के लिए कानून जो हैं वो बराबर होंगे। यह है इक्वालिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसके बाद है इक्वालिटी को सिक्योर कौन करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जितने भी टर्म हम पढ़ रहे हैं प्रीएम्बल में, ये सब अपने आप में जस्टिसिएबल नहीं है, प्रीएम्बल के बेसिस पर कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता। तो इनके लिए क्या बनाए गए, हमारे संविधान में विशेष आर्टिकल बनाए गए। तो जो इक्वालिटी है ये भी सिक्योर कौन करता है, फंडामेंटल राइट्स सिक्योर करते हैं। हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स में स्पेसिफिक आर्टिकल्स दे रखे हैं जो कि टर्म इक्वालिटी को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। इक्वालिटी है इक्वालिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14, इक्वालिटी जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये आर्टिकल 16 है। यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, अभी जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन किसी भी ग्राउंड्स पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ना तो उसके रिलीजन के बेस पर, ना उसकी रेस यानी कि गोरा है या काला है इस बेस पर, ना उसके कास्ट पर, ना उसके सेक्स पर, महिला या पुरुष होने पर, ना ही उसके प्लेस ऑफ बर्थ पर, कि आपने जो है उत्तर प्रदेश में जन्म नहीं लिया, कहीं और लिया है, इस वजह से आपको हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इसके बाद है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16, ये आर्टिकल 16 में है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी किस बारे में, इक्वालिटी, अगर कोई पब्लिक जॉब निकलती है, यानी कि जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो ना, पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब के लिए, तो वो यूनियन भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है, तो वो किसी भी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल रहेंगी। अब आप कहोगे इक्वल तो है नहीं, रिजर्वेशन है, तो उस पर बात करेंगे हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे कि रिजर्वेशन क्यों होता है, क्यों वो जो है वो इक्वालिटी को जस्टिफाई करता है। ऐसा नहीं है रिजर्वेशन होने से इक्वालिटी खत्म होगी, ये भी बात करेंगे। इसके बाद है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले अनटचेबिलिटी बहुत चलता था, अब तो नहीं है। अनटचेबिलिटी मतलब कि अछूत मानना किसी को, है ना, किसी को भी अछूत मानना, ये आर्टिकल 17 से एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 18 है, इसमें टाइटल्स को एबोलिश कर दिया गया। टाइटल्स होने से क्या होता है कि आप अपने आप को विशेष समझते हैं। जैसे अंग्रेज टाइटल दिया करते थे, लॉर्ड, सर, है ना। कई बार आप जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कई सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो भी हैं उनको लॉर्ड बोला जाता था। लॉर्ड मतलब भगवान, तो लॉर्ड के जिसके पास उपाधि है उसको अलग प्रिविलेज मिलता था। तो ये सारे प्रिविलेज जो हैं वो ख़त्म करने के लिए ये सारी उपाधियाँ ख़त्म कर दी गई। जैसे हमारा संविधान लागू हुआ तो जितनी भी उपाधियाँ थी ऐसी सर या लॉर्ड करके, वो सारी ख़त्म कर दी गई। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ जो हैं वो आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में जो ये सुनिश्चित करते हैं कि इक्वालिटी रहे, ठीक है। जैसे आर्टिकल 325, आर्टिकल 325 क्या है कि किसी भी व्यक्ति को इलेक्टोरल रोल्स से, यानी कि वोट देने के अधिकार से, इस बेसिस पर बाहर नहीं किया जा सकता कि वो किसी विशेष रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 325 है, ठीक है। वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। इसके बाद आर्टिकल 326 भी है, ये भी एक इक्वालिटी फंडामेंटल राइट से अलग है, इक्वालिटी प्रपोज करता है कि लोकसभा और स्टेट की असेंबली में एडल्ट सफरेज जो है वो रहेगा, ठीक है। इलेक्शन होंगे एडल्ट सफरेज के बेसिस पर, यानी कि जो भी 18 साल से ऊपर है वो
वोट देने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, इसी तरह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसीज के, जिसका आर्टिकल 39 है, ये भी मैन और वुमेन के इक्वल राइट्स को प्रमोट करता है। ठीक है, महिला और पुरुष, तो लिंग भेद को यहाँ भी खत्म किया जाता है। तो कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे संविधान की में इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स भी बता दिए यहाँ, और आर्टिकल 325 और 326 के बारे में भी ब्रीफ जानकारी दे दी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ाना, डिग्निटी बढ़ाना। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष की डिग्निटी को कहीं चोट पहुंच रही है तो दूसरे लोग खड़े होकर के केवल मुंह ताकते रहें। तो किसी भी व्यक्ति विशेष की डिग्निटी को बचाना, भाईचारा बढ़ाना, ये हर एक जो भी हमारा इंडिविजुअल है उसकी जो कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो भाईचारा बढ़ाना ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्लूड किया गया हमारे संविधान की, जो आर्टिकल 51A है। ठीक है, आर्टिकल 51A 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में कि भाईचारा और साइंटिफिक सोच, है ना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, ये हमारे संविधान में लिखा है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं सभी नागरिकों की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इंटीग्रिटी जो है ये भी 42वें संविधान संशोधन, मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया, 1976 में जोड़ा गया था हमारे संविधान में। 3 शब्द जोड़े गए थे ना, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल जो है वो हमारे संविधान की बेसिक फिलॉसफी है। ठीक है, ये हमारे संविधान की जितनी भी फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं सभी को बताता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मोरल हो या रिलीजियस हो। ठीक है, इन सब के बारे में बताता है, जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, जिस पर हमारा संविधान बेस्ड है। ठीक है, तो जो भी हमारा संविधान निर्माता या जिन्होंने भी आज़ादी का सपना देखा था जब अंग्रेजों के अंडर था हमारा देश, तो उस समय जो भी सपने संजोए थे कि हमारा भारत देश कैसा होना चाहिए, क्या हमें अचीव करना है, वो सारी चीज़ें लगभग प्रीएम्बल में हमारी उद्देशिका में लिखी गई हैं। ठीक है, ऐसे ही जो सर अल्लादी कृष्णचारी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, इन्होंने कहा था प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम। ठीक है, वही मैंने आज जो आपको बताई कि हमारी उद्देशिका जो है वो जो भी हमने आज तक सोचा है या जिस चीज़ के बारे में सपना देखा है, हमारा सपनों का भारत कैसा होगा, वो सारी चीज़ें हमारी संविधान की उद्देशिका में निहित हैं। हमारा संविधान कहता है कि न्याय होना चाहिए 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल। ठीक है, और इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना, भाईचारा होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी सपने देखे थे वो हमारे प्रीएम्बल में हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। प्रीएम्बल जो है हमारे संविधान का की नोट है, यानी कि पूरा संविधान अगर किसी को जानना है तो प्रीएम्बल से ही आइडिया लग जाता है कि इसका संविधान जो है वो कैसा होगा इस देश का। प्रीएम्बल जो है, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, प्रीएम्बल जो है वो ना तो सोर्स ऑफ पावर है, यानी कि कहीं से लेकर कहीं तक प्रीएम्बल हमारे देश के जो जितने भी संविधान निर्माता हैं या जो बाद में अभी कानून निर्माता हैं जो चुन के जाते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा, वहां पर कहीं भी सोर्स ऑफ पावर नहीं है, किसी भी पावर का सोर्स नहीं है, किसी को भी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता उद्देश्य का। ठीक है, ना ही किसी भी शक्ति को प्राप्त करने से रोकता है। जितनी भी हमारी लेजिस्लेचर है, जो भी हमारी कानून बनाती हैं, हमारी विधानसभाएं या पार्लियामेंट जो है, उन पर ना तो कोई सोर्स ऑफ पावर है प्रीएम्बल, हर आर्टिकल कोई ना कोई या तो रोकता है किसी कानून को बनाने से। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो हमारी जितनी भी लोकसभा या राज्यसभा जो भी कानून बनाती हैं उन पर रोक लगाता है कि आपको फंडामेंटल राइट्स को नहीं कुचलना है, किसी भी व्यक्ति के ऐसे कानून नहीं बनाने जो किसी फंडामेंटल राइट का हनन करते हो, है ना, एक तरह से रोक लगाता है। लेकिन प्रीएम्बल जो है वो ना तो किसी पावर पर पार्लियामेंट के रोक लगाता है कानून बनाने की, ना ही लेजिस्लेचर का कोई सोर्स ऑफ पावर है, ना तो ये कोई सोर्स देता है। बाकी के आर्टिकल
कानून बनाने की भी शक्ति देते हैं हमारे संविधान, वो हमारी पार्लियामेंट को। जैसे हमारा आर्टिकल 368 है। आर्टिकल 368 क्या है? संविधान संशोधन कर सकते हैं इससे, तो शक्ति देता है ना हमारी लोकसभा और राज्यसभा को, है ना। हमारी जो संविधान है ये तो हर आर्टिकल या तो शक्ति देता है कोई ना कोई, या कोई नियम बताता है ना। लेकिन हमारा जो प्रियम्बल है ये ना तो सोर्स ऑफ पावर है हमारे लेजिस्लेचर के लिए, और ना ही पावर को रोकने का कोई शक्ति है, ठीक है, ना ही प्रोहिबिशन है। सेकंड है, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। ये नहीं, इसके सहारे मैंने आपको पहले बताया कि आप कोर्ट में चले जाएं, इसके बेसिस पर कोई भी जस्टिस नहीं मांग सकता। इट इज नॉन जस्टिसिएबल, इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, ठीक है, समझ गए। इसके बाद है नेक्स्ट, प्रियम्बल जो है, ये बहुत बार बहस चली थी कि हमारा जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, ठीक है ना। लेकिन 1960 में पहले एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, जो प्रियम्बल है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन केशवानंद भारती वाला केस जो हुआ, जिसमें बेसिक नेचर जो है वो डिसाइड किया था, उसमें हमारे कोर्ट ने कहा था कि यस, प्रियम्बल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इस बात से भी समझ में आता है कि जब इसको पास करना था, तो इसको पास करते समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये कहते हुए इसको कहा था कि द क्वेश्चन इज दैट प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब ये मोशन लाया गया था हमारी संविधान सभा के समक्ष, तो वो इस तरह से आया था, द क्वेश्चन इज, जो पास करना है वो ये था, प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे भी यह सिद्ध हो जाता है कि हाँ, उद्देशिका जो है वो हमारे संविधान का ही एक हिस्सा है। द मोशन वाज देन अडॉप्टेड। तो अगर हमारी संविधान सभा ने ही ये अडॉप्ट किया है कि प्रियम्बल स्टैंड्स द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम इस पर कैसे बहस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, कि क्या प्रियम्बल का संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो इस पर भी बहुत बहस हुई थी, लेकिन बेसिक नेचर जब क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसके बाद ये क्लियर हो गया कि प्रियम्बल को भी संशोधित किया जा सकता है। तो केवल आज तक जो है वो एक बार संशोधन हुआ है हमारे प्रियम्बल का, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें हमारे जो उद्देशिका है संविधान की उसमें बदलाव किया गया था, 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका प्रियम्बल वाला टॉपिक जो है वो यहाँ ख़त्म हो गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, ठीक है। पहले आर्टिकल से शुरू करेंगे, ठीक है, पहले आर्टिकल से शुरू करेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये पढ़ने के बाद फिर आगे धीरे धीरे ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो डिटेल में संविधान जो है पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपने टारगेट की तरफ हमेशा नज़रें बनाए रखें। कोई एक पेपर लगा लें कि आपको बनना क्या है, फ़ोटो लगा लें अपने कमरे में, ठीक है, और उसे रोज़ सुबह शाम देखें। जब भी आप होपलेस हो, ऐसा होता नहीं कि कभी हमेशा कॉन्फिडेंस बना रहे कि कल जितने कॉन्फिडेंस से आपने पढ़ाई की उतना ही कॉन्फिडेंस आज भी होगा, ऐसा नहीं होता, है ना। कॉन्फिडेंस जो है वो टेम्परेरी चीज़ है, 5 मिनट के लिए होगा, उसके बाद फुर। लेकिन हमें तो पढ़ाई 5 मिनट में थोड़ा ना काम चल जाएगा, हमें तो कंपटीशन करना है उन लोगों के साथ 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हैं, और क्वालिटी स्टडी करनी है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी, क्वालिटी करनी है। अभी जैसे अगर आप ये सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपको बुक उठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर इसी को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे तो आपको कहीं से भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पॉलिटी के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए। इसी से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।